द पीसीएस स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेरे अपने 68 बीपीएससी इंटरव्यू की और उसमें मेरे एक्सपीरियंस और उससे हम क्या सीख सकते हैं इस लर्निंग की। तो मेरा 68 बीपीएससी का इंटरव्यू हम लोग देखते हैं कि मेरा 68 बीपीएससी का मेंस रिजल्ट 3 दिसंबर 2023 को आया था, जिसमें मुझे पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। और उसके बाद मेरा इंटरव्यू 12 जनवरी को था। मतलब कि लगभग 40 डेज हमारे पास थे अपने इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि जब जेपीएससी का इंटरव्यू था तो मेंस और इंटरव्यू के बीच में मुझे सिर्फ 7 दिनों का समय मिला था, जिसका इम्पैक्ट मेरे इंटरव्यू के परफॉर्मेंस पे भी दिखा था। वहीं अगर हम बीपीएससी की बात करें तो उसमें मुझे करीब 40 दिन का समय मिला था। तो मुझे अच्छा खासा समय मिला था अपने इंटरव्यू की प्रैक्टिस के लिए, जिसका इम्पैक्ट भी मेरे रिजल्ट और मार्क्स पे दिखता है। तो इसमें हम बात करते हैं कि मेरा बोर्ड किस बोर्ड में पड़ा था। तो मेरा बोर्ड सर्व नारायण सर के बोर्ड में पड़ा था। अ, उस दिन मेरा फर्स्ट शिफ्ट में ही इंटरव्यू हुआ था 12 जनवरी को, और बोर्ड था सर्वनारायण सर का। पर एक्चुअली में बोर्ड का नाम वहाँ पे टीचर्स के नाम पे नहीं था, क्योंकि वहाँ पे कोडिंग हुई थी, तो जिसके कारण मेरा उस दिन गंगा बोर्ड में पड़ा था। रिवर्स के नाम पे बोर्ड का नाम रखा जा रहा था। तो मेरा उस दिन गंगा बोर्ड में पड़ा था। फिर अंदर जो सर थे वो सर्वनारायण सर थे, और मेंबर्स जो थे वो 1+3 थे, यानी कि एक चेयरमैन और 3 मेंबर्स थे। और मेरा इंटरव्यू का ड्यूरेशन करीब 20 मिनट का इंटरव्यू मेरा चला था। हालांकि बाहर में जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो बता पाते हैं अच्छे से कि 20 मिनट कितना लंबा होता है, लेकिन अंदर जाने के बाद आपको ये कभी भी फील ही नहीं होगा कि आपका इंटरव्यू 20 मिनट हो गया। वहाँ 20 मिनट तुरंत खत्म हो जाता है, और ये चीज़ कभी भी फील ही नहीं हो पाता कि इंटरव्यू कितना ड्यूरेशन का हो रहा है। मैं बताता हूँ कि इंटरव्यू से पहले मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा था। सबसे पहली बात तो कि मेरा जब इंटरव्यू हुआ 12 जनवरी 2024 को, तो उस समय पटना में एक्सट्रीम कोल्ड था, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, जिसके कारण एक्चुअली में हम लोग सब शेक कर रहे थे। इतना ज़्यादा ठंड था, बहुत ज़्यादा ठंड था, और पूरा धुंध था, जिसके कारण हमें थोड़ा प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ रहा था कि अंदर में उतना हवा जा रहा था, जिसके कारण हमें थोड़ा सा नर्वसनेस फील भी हो रहा था। उसके बाद फिर जब हम अंदर गए तो हमारी स्टूडेंट्स सब एक जगह बैठे हुए थे, तो फिर हमारा कोडिंग किया गया और अलग अलग बोर्ड के सामने ले जा करके हम लोगों को बैठाया गया, जिसके बाद बताया गया कि आपका किस बोर्ड में पड़ेगा इंटरव्यू। तो फिर वहाँ पे मुझे पता चला कि मेरा इंटरव्यू जो है वो गंगा बोर्ड में पड़ेगा। उसके बाद फिर अब मैं बताता हूँ कि मेरा एक्चुअल इंटरव्यू कैसा हुआ अंदर जाने के बाद। तो सबसे पहले तो मैं बोर्ड के गेट के पास में खड़ा था। तो फिर वहाँ पे जो क्लर्क रहते हैं, तो उन्होंने मुझे, वहाँ पे बेल बजा, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप अंदर जा सकते हैं। तो मैंने जैसे ही गेट से एंटर किया, तो मैंने मे आई कम इन सब बोल के एंटर किया। तो मैंने ये एक चीज़ की थी कि जो क्लर्क बाहर खड़े थे, तो उनसे मैंने पूछ लिया था, क्योंकि उनको वो उन्हें तो सब पता रहता है, तो मैंने उनसे पूछ लिया था कि अंदर कोई लेडी मेंबर है या नहीं। तो उन्होंने बता दिया था मुझे कि अंदर में कोई भी लेडी मेंबर नहीं है। तो मैंने गेट पे नॉक करके कॉन्फिडेंटली अंदर मे आई कम इन सर बोला। तो ये मुझे पहले से ही पता चल चुका था कि अंदर में लेडी मेंबर नहीं है। तो मैंने कॉन्फिडेंटली अंदर आराम से बोला कि मे आई कम इन सर। तो सर ने, चेयरमैन सर जो थे, तो उन्होंने बोला यस यस कम इन। तो फिर मैं अंदर पे गया, और वहाँ फिर मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। तो जैसे ही इंटरव्यू मेरा स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले चेयरमैन सर ने मुझे सिट डाउन बोला। तो मैं जब बैठ गया, तो सबसे पहला क्वेश्चन उनका यही था कि आप अपना ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट बताइए, ऑप्शनल बताइए, और आपकी हॉबी क्या है ये बताइए। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि बीपीएससी में इंटरव्यू के लिए हमसे मीडियम ऑफ इंटरव्यू नहीं मांगा जाता है कि हम इंग्लिश में इंटरव्यू देना चाहते हैं या हिंदी में। हम अपने मन से किसी भी लैंग्वेज में स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पे इंटरव्यू में लैंग्वेज देने का कोई ऑप्शन ऐसे फिल करने का नहीं रहता है। तो मैंने प्रेफर किया था कि मैं हिंदी लैंग्वेज में अपना इंटरव्यू दूंगा। हालांकि जेपीएससी में मैंने इंग्लिश में अपना इंटरव्यू दिया था, और बीपीएससी में मैंने हिंदी में इंटरव्यू दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था
कि मैं हिंदी में थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ इंटरव्यू प्रोसेस के लिए। तो मैंने अपना मीडियम हिंदी ही रखा था बोलने के लिए वहाँ पे। तो चेयरमैन सर ने मुझसे हिंदी में ही पूछा कि आपका अब ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या है, ऑप्शनल आपने क्या रखा है और आपकी हॉबी क्या है। मैंने तीनों का जवाब दिया कि सर मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है, ग्रेजुएशन मैंने बीसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन से किया है और मेरी हॉबी एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट है। तो इसके बाद फिर उन्होंने पूछा मेरे से कि आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस बताइए। तो एज़ कि उस समय एसडीएम का पोस्ट नहीं था बीपीएससी के लिए, तो मैंने बताया कि सर मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस बिहार पुलिस सर्विस है, दूसरा बिहार फाइनेंस सर्विस है और तीसरा बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस है। उसके बाद फिर सर ने एक बड़ा यूनिक क्वेश्चन पूछा था और इसका आंसर हालांकि मैंने प्रिपेयर पहले से करके रखा था। तो ये जब मैंने बताया तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था। उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप लिंक बताइए कि आपका ऑप्शनल और आपका ग्रेजुएशन, ये दोनों बहुत दो एक्सट्रीम सब्जेक्ट्स हैं, जहाँ कंप्यूटर पूरा टेक्नोलॉजी पे बात करता है और एक फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। वहीं आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो हिस्ट्री है, जो हमारे पास्ट के बारे में बात करता है। तो दो बहुत ही एक्सट्रीम सब्जेक्ट्स आपने रखा है अपनी लाइफ में, तो ऐसा आपने क्यों किया? तो मैंने इसका बहुत अच्छा प्रिपेयर किया था आंसर। तो मैंने बताया कि सर जहाँ हिस्ट्री हमें अपने पास्ट के बारे में बताता है कि हम कौन हैं और क्या हैं, हमारा ओरिजिन क्या है, हम अपने आप को कैसे रिलेट कर सकते हैं पास्ट से, और ये हमें एक कॉन्फिडेंस देता है अपने कल्चर, अपने लैंग्वेज, अपने एस्पेक्ट्स के ऊपर। और साथ ही कंप्यूटर साइंस जो है वो एक फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, जो हमें फ्यूचर से जोड़ता है। तो मैं यह बोल सकता हूँ कि मेरा लिंक पास्ट से भी है, फ्यूचर से भी है, और मैं अभी आप लोगों के पास बैठा हुआ हूँ, तो मतलब ये कि मेरा लिंक अभी प्रेजेंट से भी है। तो मेरा लिंक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों से है। तो न सिर्फ चेयरमैन सर, बाकी सारे बोर्ड मेंबर्स भी मेरे इस आंसर से काफ़ी ज़्यादा खुश हुए थे। तो उन्होंने मुझे बहुत, मतलब कि शाबाश बेटा इस तरह से बोला था। तो इससे फील होता है कि शायद उन्हें ये आंसर पसंद आया था। तो फिर उन्होंने उसके आगे कुछ नहीं पूछा, फिर उन्होंने मेंबर फर्स्ट के पास ट्रांसफ़र कर दिया और बोला कि सर अब आप पूछिए। तो फर्स्ट मेंबर जो थे वो ज़्यादातर मेरे से हिस्ट्री के क्वेश्चंस मेरे ऑप्शनल से पूछे थे। हालांकि 68th बीपीएससी से हिस्ट्री या ऑप्शनल पेपर जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रह गया और उसमें सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। मगर इंटरव्यू में ये क्वालिफाइंग नेचर का ना हो करके, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा डीप में जाके ऑप्शनल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। उन्हें शायद ये पता नहीं था या पता होगा, फिर भी वो बहुत डीप में जाके ऑप्शनल के क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे यही किया कि 1843 में इंडिया में और 1790s में अमेरिका में कुछ एक चीज़ कॉमन हुआ था, वो आप बताइए। तो मैंने बोला सॉरी सॉरी सर, मुझे ये याद नहीं है। तो उन्होंने फिर खुद बताया कि उस 1843 में इंडिया में स्लेवरी अबॉलिश हुई थी और 1790s में यूएसए में स्लेवरी अबॉलिश हुई थी। तो मैंने उन्हें थैंक यू सर बोला। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा मुझसे कि हंटर कमीशन के बारे में बताइए। तो मैंने उन्हें बताया कि सर हंटर कमीशन हमारे देश में 2 बार बने थे। एक जलियांवाला बाग मैसाकर को इन्वेस्टिगेशन के लिए और एक एजुकेशन रिफॉर्म के लिए। तो सर मैं कौन-सा बताऊँ, एजुकेशन रिफॉर्म वाला या जलियांवाला बाग वाला? तो सर ने बोला एजुकेशन रिफॉर्म वाला हंटर कमीशन का आप रिकमेंडेशंस डिटेल में मुझे 5-7 पॉइंट्स बताइए। तो फिर मैंने बोला कि सॉरी सर, मुझे तो ये याद नहीं है, रिकमेंडेशंस उसके याद नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, अब बिस्मार्क के बारे में जानते हैं? तो फिर मैंने बिस्मार्क के बारे में बताया कि जी सर वो जर्मन चांसलर थे, उन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी किया था। तो फिर उन्होंने बोला कि उस बिस्मार्क का ब्लड एंड आयरन पॉलिसी क्या था, उसे एक्सप्लेन कीजिए। तो फिर मैंने डिटेल में ब्लड एंड आयरन पॉलिसी ऑफ बिस्मार्क को एक्सप्लेन किया। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मैंने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो फिर उन्होंने बोला कि बिस्मार्क, जैसे भारत में वल्लभ भाई पटेल ने इंटीग्रेशन किया और बिस्मार्क ने जर्मनी में, तो इसमें सिमिलैरिटीज क्या थे और डिफरेंस क्या थे? तो मैंने दोनों सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बता दिया। तो फिर उन्होंने बताया कि अच्छा अब आप बताइए कि जापान, ये सॉरी, जम्मू एंड कश्मीर का इंटीग्रेशन किस तरह से हुआ था इंडिया में? तो फिर मैंने वो पूरा डिटेल बताया कि वो प्रोसेस क्या था इंटीग्रेशन का।
उसके बाद उन्होंने पूछा कि ऑपरेशन पोलो क्या था? तो फिर मैंने हैदराबाद का इंटीग्रेशन पूरा बताया। फिर उन्होंने पूछा कि जूनागढ़ में क्या विवाद था? वहाँ का इंटीग्रेशन क्यों नहीं हो पा रहा था और वो फिर कैसे किया गया? तो फिर मैंने जूनागढ़ का भी इंटीग्रेशन इन इंडिया बताया। तो फिर वो सैटिस्फाई हो गए मेरे आंसर से। तो उन्होंने बोला कि मेंबर सेकंड को पास कर दिया और बोला कि अब आप पूछिए सर। तो फिर मेंबर सेकंड ने मुझसे ज़्यादातर मेरे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स पे पूछा, जैसे जावा क्या होता है, सी प्लस प्लस, पाइथन, ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब पे बेसिक क्वेश्चंस पूछे। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि गूगल अर्थ के बारे में आपने सुना है? तो मैंने बताया कि जी सर सुना है। तो फिर उन्होंने बताया पूछा कि गूगल अर्थ और गूगल मैप, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है और क्या अंतर है? आप इसे एक्सप्लेन कीजिए। तो फिर मैंने गूगल अर्थ और गूगल मैप के बारे में बताया सर को। तो वो सेटिस्फाई थे कि हाँ ये सही है आंसर। उसके बाद उन्होंने मेंबर थर्ड को पास ऑन कर दिया कि सर अब आप पूछिए। सबसे ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस मेंबर थर्ड ने ही मेरे से पूछे थे और बहुत ज़्यादा अजीब क्वेश्चंस थे जिसके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं था। उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ हैकिंग? हैकिंग क्या होता है? तो मैं जहाँ तक समझ पाता था तो मैंने हैकिंग उतना बताया सर को। तो उन्होंने बताया पूछा कि पूरा प्रोसेस बताइए। तो मैंने बोला कि सॉरी सर मुझे पूरा प्रोसेस तो नहीं पता है, हैकिंग कैसे किया जाता है, बेसिक्स जो मैंने सुना है या पढ़ा है अपनी किताबों में तो मैं वो बता सकता हूँ। तो फिर मैंने वो बताया। फिर उन्होंने मुझसे एक अजीब सवाल पूछा कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैसे होता है? सैटेलाइट से हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं और मोबाइल इंटरनेट ये सब सैटेलाइट से कैसे जुड़ा हुआ है और कौन कौन से सैटेलाइट्स इंडिया ने छोड़े हैं, उसका क्या यूज़ है, क्या वर्किंग है, नासा से कैसे कंपेयर, इस तरह का मतलब वो पूरा कन्वर्सेशन सैटेलाइट्स पे शिफ्ट हो गया था, जिसके लिए मैं एकदम प्रिपेयर्ड भी नहीं था और मेरे पास बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था तो मैंने इसका ज़्यादातर क्वेश्चंस में सॉरी सर आई डोंट नो बोलकर ही मैं निकल गया। उसके बाद फिर उन्होंने बोला एक, मतलब इसके बोल सकते हैं मास्टर स्ट्रोक टाइप से, कि उन्होंने पूछा कि आपको अगर बोला जाए कि आप बीपीएससी की वेबसाइट को कैसे हैक कीजिएगा, तो आप कैसे हैक करेंगे बीपीएससी का वेबसाइट? तो मैं सोच रहा था। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप बीपीएससी का वेबसाइट को हैक करके दिखाइए और मैं चैलेंज करता हूँ कि मैं हैक नहीं होने दूंगा। अब आप बताइए कि इस सिचुएशन में आप कैसे हैक करके मुझे चैलेंज करिएगा? तो मैंने उन्हें बोला कि सॉरी सर मैं अभी सोच नहीं पा रहा हूँ कि बीपीएससी का वेबसाइट कैसे हैक होगा। तो उन्होंने मुझे शाबाशी दी और बोला कि शाबाश बेटा यही सही आंसर है, क्योंकि अगर आज तक कोई सोच लेता कि बीपीएससी का वेबसाइट हैक कैसे होगा तब तो हैक हो ही जाता। आज तक कोई भी नहीं सोच पाया है कि कैसे हैक होगा, इसीलिए हमारा वेबसाइट बचा हुआ है। तो इसका सही आंसर यही है कि बीपीएससी का वेबसाइट हैक होने का अभी तुम नहीं सोच पाओगे। तो मैंने बोला यस सर, सॉरी सर, इस तरह से मैंने बोला। उसके बाद फिर उन्होंने चेयरमैन सर को पास कर दिया और फिर चेयरमैन सर ने बोला कि ठीक है अब आपका इंटरव्यू हो गया, अब आप जा सकते हैं। तो इतना ही था मेरा बीपीएससी इंटरव्यू, एक्चुअल इंटरव्यू। जिसके बाद मैं बाहर निकला तो मुझे पता चला कि करीब 20 मिनट हो गए हैं, पर अंदर में कुछ पता नहीं चलता है। और बात ये थी कि ज़्यादातर क्वेश्चंस मेरे एनालिटिकल थे और फैक्चुअल बहुत कम थे, जिसके कारण ये हुआ कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो कम पूछे गए, पर उनके क्वेश्चंस के आंसर बहुत लंबे थे और बहुत एनालिटिकल थे। वहीं अगर हम कंपेयर करें जेपीएससी से तो उसमें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, केबीसी टाइप, जो यहाँ पे नहीं पूछे गए थे। यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चंस मेरे ऑप्शनल या ग्रेजुएशन हॉबी इससे रिलेटेड थे। पोस्ट प्रेफरेंस से मेरे से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, सिर्फ ये पूछा गया था कि पोस्ट प्रेफरेंस मेरा क्या है। और एनालिटिकल क्वेश्चंस होने के कारण आंसर देना मेरे लिए थोड़ा आसान था। कुछ एक दो क्वेश्चंस में मैं फंस गया था, पर ज़्यादातर क्वेश्चंस मेरे लिए आसान थे क्योंकि वो एनालिटिकल थे, बहुत ज़्यादा उसमें याद करके और दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं थी। और मेरे मैंने प्रैक्टिस कैसे किया था तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने करीब करीब 12 ऑफलाइन मॉक्स दिए थे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, और करीब 20 मॉक्स मैंने ऑनलाइन अपने फ्रेंड्स के साथ दिए थे। तो करीब करीब आप बोल सकते हैं कि मैंने करीब 30 मॉक्स दिया था। 40 दिन का मुझे समय मिला था, उसमें मैंने 30 मॉक दिया था। मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा करीब एक मॉक एटलीस्ट डेली करूं, जिससे कि ये फ़ायदा हुआ कि मैंने दिन भर में जो प्रिपेयर किया है वो मैं किसी के सामने एक्सप्रेस कर पाऊँ। साथ ही साथ ये मैं चाहता था कि मैं अलग अलग कोचिंग में मॉक दूँ, क्योंकि एक ही कोचिंग में मॉक देने से क्या होता है कि
उसी टाइप की मेंटालिटी आ जाती है जैसा वो कोचिंग सिखा रहे हैं। और जैसे एक टीचर का क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है, दूसरे टीचर का अलग। इसीलिए मैं चाहता था कि अलग अलग डाइवर्स लोगों से मैं मिलकर वो कैसे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं मैं ये जानने का कोशिश करूं, ताकि मुझे अनजान लोगों के सामने और अलग अलग लोगों के सामने बोलने में कॉन्फिडेंस आ जाए, तो मैं वहाँ इंटरव्यू अच्छे से फेस करूंगा। इसलिए मैंने बहुत अलग अलग कोचिंग में मॉक्स दिए थे और अपने फ्रेंड्स के साथ भी मॉक दिया था बहुत सारा, ताकि मेरा अच्छे से एक्सपीरियंस हो जाए कि मॉक कैसे देना है और अच्छा मेरा प्रिपरेशन हो जाए। मैं आपको बता दूं कि मैंने आस्था में मॉक दिया था, एक आस्था आईएएस जो दिल्ली में है, उसमें एक मॉक दिया था। उसके बाद फिर मैंने मणिकांत सर के यहाँ एक मॉक दिया था दिल्ली, मणिकांत सर के यहाँ एक मॉक, आस्था में एक मॉक। उसके बाद फिर परफेक्शन आईएएस में मैंने एक मॉक दिया था जाके। उसके बाद पटना में ही बोरिंग रोड में डेस्टिनेशन आईएएस है, वहाँ पे मैंने 2 मॉक दिया था। खान सर के यहाँ मैंने एक मॉक दिया था जिसमें पर्सनली खान सर ही थे, उन्होंने मेरा मॉक लिया था। उसके बाद फिर इनक्रेडिबल जीएस नाम का एक कोचिंग है जो सुचित सर चलाते हैं पटना में, उसमें मैंने एक मॉक दिया था। उसके बाद फिर परम आईएएस है उस पटना में बोरिंग रोड, उसमें मैंने 2 मॉक दिया था। बीपीएससी फाइटर्स करके एक ग्रुप है, मैंने उसमें एक मॉक दिया था, 2 मॉक दिया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा मॉक्स दिए थे, जिससे कि मुझे अच्छा एक्सपीरियंस हो सके और मैं कॉन्फिडेंटली अपना इंटरव्यू दे पाऊँ। इसमें लर्निंग्स यही है कि कॉन्फिडेंस, मैंने इतना ज़्यादा जो मॉक्स दिया था, तो इसके कारण मुझे कॉन्फिडेंस अच्छा आ गया था, जिसका मैंने अपना यूज़ किया इंटरव्यू में। और साथ ही साथ इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़े थे और मॉक्स भी दिया था, जिससे मुझे एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि अगर कुछ भी मेरे से पूछा जा जाए तो मेरे पास दो ही सॉल्यूशन है, या तो मुझे आता होगा या तो नहीं आता होगा। अगर आता होगा तो मैं कॉन्फिडेंटली बता दूंगा और नहीं आता होगा तो सॉरी सर बोल दूंगा। और बेनिफिट एक ये भी था कि बीपीएससी में ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है एनालिटिकल पूछे गए, तो फैक्चुअल नेचर के कम होने के कारण मुझे सॉरी सर आई डोंट नो ये वाला वर्ड बोलने का चांसेस बहुत कम मिला। और आप देख सकते हैं कि मेरा इंटरव्यू में मार्क्स 75 आया था, जो कि जेपीएससी में मेरा इंटरव्यू में मार्क्स सिर्फ 38 था। तो आप देख सकते हैं कि ये करीब 2 टाइम्स बढ़ गया था। तो इस बढ़ने के पीछे यही 2-3 रीजंस थे कि एक तो 40 डेज का टाइम मिला था जिसे मैंने अच्छे से यूटिलाइज किया अपने सारे पेपर्स को रिवीजन करने के लिए, करंट अफेयर्स को करने के लिए, मॉक्स देने के लिए। दूसरा, मैंने बहुत सारे जो मॉक्स दिए उससे मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया था, जिसका मैंने यूज़ किया बीपीएससी इंटरव्यू में। एक मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कल से मेरा द पीसीएस स्टडीज चैनल पे स्पीडी करंट अफेयर का प्रैक्टिस करवाया जाएगा, जिसमें कि स्पीडी करंट अफेयर मैगजीन सितंबर महीने का, सितंबर में जो इस बार आया है, जिसमें एक साल पिछले साल अक्टूबर से लेकर के सितंबर तक का प्रिपेयर जो है उसे हम प्रिपेयर करेंगे। और ये टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज हम करेंगे कि स्पीडी के एक एक पर्टिकुलर चैप्टर्स को उठाकर हम उस पर रिवीजन करेंगे, क्योंकि अपकमिंग 70th बीपीएससी जो है उसमें स्पीडी से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि 67th और 68th दोनों बीपीएससी में मैंने मेंस दिया था, और दोनों में मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का बहुत बड़ा सोर्स करंट अफेयर का स्पीडी मैगजीन ही था। और इसमें सारा कुछ मैंने कवर नहीं किया था, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स ही है जो से मैंने पढ़ा था और कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स थे जिसे मैंने छोड़ दिया था। तो मैं ये चाहता हूँ कि कल से मैं स्पीडी पे वीडियोस लाऊंगा, जिसमें कि जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है अपकमिंग बीपीएससी एग्जाम के लिए उससे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और जब ये स्पीडी मैगजीन कंप्लीट हो जाएगा तो विजन 365 और जो विजन की मंथली मैगजीन्स हैं उससे भी 69th बीपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे एनालिटिकल बेसिस पे। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे विजन 365 के और मंथली मैगजीन विजन के, उसे भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद स्पीडी करंट अफेयर जब खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम फिर विजन के 365 मैगजीन को कंप्लीट करेंगे, जिससे कि बीपीएससी के लिए हमारा पूरा करंट अफेयर का प्रिपरेशन हो जाएगा। तो कल से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं स्पीडी करंट अफेयर मैगजीन्स को टॉपिक वाइज कंप्लीट करने के लिए, जिससे कि अपकमिंग 70th बीपीएससी में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द पीसीएस स्टडीज़।